हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पिक किया है मैंने। क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर इज़ वैलिड और नॉट इन द आइज ऑफ लॉ। बोला कि मान लो किसी ने ऑफर नहीं किया, ठीक है, और एक्सेप्टेंस आ गई, तो क्या वो वैलिड होगा? ठीक है। क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज इनवैलिड, और अगर है इनवैलिड तो कोट द लैंडमार्क जजमेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। कुल मिला के आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर किसी ने एक्सेप्टेंस दे दी और वहाँ पे ऑफर नहीं था, ठीक है, एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर वैलिड होता है या नहीं होता? तो इस पर कोई जजमेंट है तो उसके साथ अपने आंसर को बताओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले कहता है द मैक्सिम एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज इनवैलिड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये बोला कि ये लाइन अपने आप में एक्सप्लेनेशन दे रही है कि एक्सेप्टेंस जो है इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर है, ठीक है। नथिंग कैन बी एक्सेप्टेड विच हैज़ नॉट बीन ऑफर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। आपको किसी ने कहा ही नहीं कि मैं अपना पेन बेचूंगा, तो आप एक्सेप्ट कैसे कर लोगे कुछ भी? जब तक कोई ऑफर नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी? एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर इज एज मीनिंगलेस एंड इनवैलिड एज कर्ड विदाउट मिल्क, ठीक है। एक्सेप्टेंस अगर आ गई है बिना ऑफर के तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ऑफर होता है। ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस आती है, बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। In fact, offer is the primary and the foremost step in finalizing a contract. अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करते हो तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ऑफर, ठीक है। मान लो अगर आप एक घर भी खरीदने जा रहे हो, आप ऐसे अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, उसने बोला यार मुझे ना अपना घर बेचना है, और आपने बोला यार मैं भी ना घर खरीदने का सोच रहा था, तो उसने कहा तू मेरा घर ले ले। तो ये क्या था? ऑफर था। तो जब तक वो ऑफर नहीं देगा तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? तो ऑफर इज समथिंग विच आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर वो है जिस पे आप जब एक्सेप्टेंस दोगे वो प्रॉमिस बन जाएगा। इट इज सेड दैट एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज इनवैलिड। आप कह सकते हो कि एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, अगर एक्सेप्टेंस आ गई, ऑफर नहीं था, तो वो वैलिड नहीं। अभी तक की बात समझ में आई? नॉर्मल मैंने लैंग्वेज में आपको बात समझाई कि एक्सेप्टेंस बिना ऑफर के इनवैलिड होती है। आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते जिसके लिए ऑफर नहीं किया गया। ऑफर इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन फाइनलाइजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? अब इस पर एक केस लो हुआ था। केस लो ना बहुत ध्यान से कान खोल के सुना, समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से। केस लो का नाम था ललमन शुक्ला, ठीक है, शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इसमें जो ललमन शुक्ला थे ना वो थे प्लेंटिफ, गौरी दत्त जो थी वो थी डिफेंडेंट, ठीक है। केस फाइल हुआ था, द केस वॉज फाइल्ड इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द ईयर 1913। केस फाइल हुआ था हाई कोर्ट में। अब केस था क्या? केस में हुआ ये था, देखो, केस को पढ़ने के, या कोई भी अगर कोर्ट में केस हुआ है उसको पढ़ने के, उसको समझने के तरीके होते हैं। सबसे पहले समझो केस का फैक्ट क्या था। दूसरा, उस केस के थ्रू उसने, जिसने भी केस फाइल किया, उसने क्या इशू रेज किए। तीसरा, जिसने केस फाइल किया प्लस जिसके खिलाफ फाइल हुआ, दोनों ने अपने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। एंड द सेकेंड स्टेप इज रेशियो डिसेंडिंग। इसमें क्या होता है? डिसाइडेंडी रेशियो। इसमें क्या होता है कि लॉ क्या है जिस पे आपको डिसीजन देना है, जो भी बात होने वाली है उस पर लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है। फिर आती है जजमेंट। तो इस तरीके से आप एक केस को समझते हैं। तो सबसे पहला है फैक्ट। इस केस के फैक्ट क्या थे? ध्यान से सुनना। द केस वॉज फाइल्ड इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द ईयर 1913, ठीक है। फैक्ट था, मेरी कहानी सुनना। इस केस में क्या हुआ था, जो गौरी दत्त है ना वो डिफेंडेंट है, ठीक है। गौरी दत्त का नेफ्यू था, वो क्या था, वो घर से भाग गया और कहीं पे भी मिल नहीं रहा था, ठीक है। जैसे ही डिफेंडेंट को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसका नेफ्यू चला गया है और वो नहीं मिल रहा है, डिफेंडेंट ने यानी कि गौरी दत्त ने क्या किया, उसने अपने सारे के सारे सर्वेंट्स को भेजा
अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए, ठीक है। अब उसमें जो उसके सर्वेंट थे ना, उसमें एक सर्वेंट था ललमन शुक्ला, ठीक है, जिसने केस फाइल किया। एक सर्वेंट कौन था? ललमन शुक्ला, जो खुद भी गया था, मतलब ललमन शुक्ला भी गया था उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए। इवेंचुअली हुआ क्या कि ललमन शुक्ला को उस बच्चे के बारे में पता चल गया और उसने उस बच्चे को ढूंढ लिया। किसको? गौरी दत्त के नेफ्यू को। यानी कि गौरी दत्त के नेफ्यू को किसने ढूंढा? शुक्ला ने ढूंढा और वो उसको वापस ले आया, ठीक है। When plaintiff had left the house, जब प्लांटिफ ने अपना घर छोड़ा उसको बच्चे को ढूंढने के लिए, तो जो गौरी दत्त है ना, उसने उसको कुछ पैसे दिए कि फेयर वगैरह आएगा जाएगा, बच्चे को ढूंढेगा तो पैसे लगेंगे, उसने उसको कुछ पैसे दिए, ठीक है। जैसे ही प्लांटिफ यानी कि शुक्ला बच्चे को ढूंढने जब निकला था, वो निकला था घर से बच्चे को ढूंढने के लिए, वैसे ही डिफेंडेंट यानी कि गौरी दत्त ने अनाउंस कर दिया कि जो भी उस बच्चे को ढूंढेगा उसको 501 का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जो शुक्ला था ना, तो वो तो ढूंढने बच्चे को निकल गया था, तो उसको आइडिया नहीं था कि कोई अनाउंसमेंट हुई है कि रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि उसको नहीं पता था कि बच्चे को ढूंढने पे इनाम मिलेगा। प्लांटिफ ने बच्चे को ढूंढा और वापस ले आया। 6 महीने बाद क्या हुआ? जो गौरी दत्त है ना, उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब जब उसको उससे जॉब से निकाला तो प्लांटिफ ने क्लेम किया पैसा। उसने बोला कि मुझे पैसा चाहिए डिफेंडेंट से, ठीक है। उसने पैसा देने से मना कर दिया, गौरी दत्त ने, डिफेंडेंट ने पैसा देने से मना कर दिया। उसने मना किया तो प्लांटिफ ने केस फाइल कर दिया गौरी दत्त के अगेंस्ट। प्लांटिफ कौन है? शुक्ला। डिफेंडेंट कौन है? गौरी दत्त। गौरी दत्त के खिलाफ केस फाइल कर दिया। केस फाइल किया कि तुमने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया, जो तुमने अनाउंस किया था कि जो भी बच्चे को ढूंढेगा उसे अवार्ड मिलेगा, तो मैंने बच्चे को ढूंढा, मेरा अवार्ड कहाँ है? तो आपको कहानी समझ में आई? कहानी ये हुई, गौरी दत्त का नेफ्यू था, वो गुम हो गया था। गौरी दत्त के पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे। जैसे ही बच्चा गुम हुआ, गौरी दत्त ने बोला सारे के सारे जाओ बच्चे को ढूंढो, ठीक है। अब उसमें से एक सर्वेंट था शुक्ला। शुक्ला भी बच्चे को ढूंढने के लिए निकला। जब सारे सर्वेंट बच्चे को ढूंढने निकले तो उनके पीछे से गौरी दत्त ने अनाउंस किया कि जो भी बच्चे को ढूंढेगा उसे 501 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन शुक्ला को नहीं पता था कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई है। शुक्ला ने बच्चे को ढूंढा, ललमन शुक्ला ने बच्चे को ढूंढ लिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि रिवॉर्ड भी अनाउंस हुआ है, ठीक है। उसने रिवॉर्ड अनाउंस का नहीं पता था, उसने बच्चे को ढूंढा और वो वापस आ गया। उसको वापस आने के बाद भी नहीं पता चला, जब 6 महीने बाद गौरी दत्त ने उसे नौकरी से निकाला, तब उसने रिवॉर्ड के लिए क्लेम किया कि मुझे पैसा दो। गौरी दत्त ने मना कर दिया। अब जब उसने मना किया तो शुक्ला साहब ने कंप्लेंट फाइल कर दी, केस कर दिया कि भाई मुझे रिवॉर्ड दो। तो ये था पूरा का पूरा फैक्ट। अब इशू क्या क्या रेज किया गया था इसमें? इशू रेज हुआ था सबसे पहला, whether plaintiff was entitled to get the reward from defendant for tracing the missing boy। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या प्लांटिफ को पैसा मिलना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, whether there was a valid acceptance of the offer made by the plaintiff। whether there was a valid acceptance, क्या एक्सेप्टेंस हुई थी? क्या जो ऑफर दिया गया था रिवॉर्ड का, क्या उसकी एक्सेप्टेंस की थी प्लांटिफ ने? तीसरा क्वेश्चन कि क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ? क्या ये सिचुएशन ऐसी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? यानी कि सबसे पहला, प्लांटिफ को पैसा मिलना चाहिए या नहीं। दूसरा, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस थी या नहीं थी। तीसरा, क्या दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। ये थे इस केस के इशू। अब आते हैं दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट। तो दोनों पार्टीज़ ने, जब एक केस फाइल होता है तो हर पार्टी अपने पक्ष में कुछ ना कुछ बोलती है, ठीक है। तो अब दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। तो देखते हैं दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट प्लांटिफ ने क्या क्या दिए। प्लांटिफ कौन था? शुक्ला। शुक्ला ने बोला, प्लांटिफ स्ट्रांगली अफर्म दैट द परफॉर्मेंस फॉर फाइंडिंग द बॉय वाज सफिशिएंट इनफ टू बी एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। उसने बोला जो मैंने काम किया, बच्चे को ढूंढा, वो मेरी परफॉर्मेंस ही इनफ है कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सिंस अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट्स कंडीशन, क्योंकि डिफेंडेंट ने कंडीशन दी थी कि जो भी बच्चे को ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। प्लांटिफ ने बोला कि मैंने बच्चे को ढूंढा और डिफेंडेंट ने कहा था जो ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे मेरा रिवॉर्ड दो।
फिर उसने बोला कि ही स्टेटेड दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रायर नॉलेज। उसने बोला ज़रूरी नहीं है कि मुझे रिवॉर्ड के बारे में पहले से नॉलेज हो। He also emphasized that Section 8 of the Contract Act states the performance of the act or the acceptance of any consideration of a proposal is an acceptance of proposal. उसने बोला कि सेक्शन 8 में लिखा है अगर आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हो या फिर आपने किसी से कंसिडरेशन ले ली, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ अ प्रपोजल, तो उसे क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। उसने बोला कि मैंने एक्सेप्टेंस किया, मैंने एक्ट किया ना, तो मैंने जो एक्ट परफॉर्म किया उसे एक्सेप्टेंस मानेंगे कि सामने वाले ने जो प्रपोजल दिया मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मुझे नॉलेज थी या नहीं थी, वो मैटर नहीं करता। ऐसा ललमन शुक्ला बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। फिर क्या हुआ? उसने बोला इन दिस केस द कंडीशन एज स्टेटेड बाय डिफेंडेंट गौरी दत्त टू फाइंड द मिसिंग चाइल्ड टू बी रिवॉर्डेड विद 501। ही स्टेटेड दैट इट वाज इमटेरियल दैट द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड द एक्ट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द कंडीशन टू क्लेम द रिवॉर्ड। यानी कि वो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि डिफेंडेंट ने बोला था बच्चे को ढूंढो पैसा मिलेगा, उसने कहा कि मैंने एक्ट परफॉर्म किया, और एक्ट परफॉर्म करना सेक्शन 8 के हिसाब से होता है एक्सेप्टेंस। मैंने काम किया तो मुझे मेरा पैसा दो, ये बोल रहे हैं ललमन शुक्ला। अब इसको आर्ग्यू करने के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए डिफेंडेंट ने क्या बोला? डिफेंडेंट ने बोला द डिफेंडेंट असर्टेड एंड स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट कि प्लेंटिफ वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। प्लेंटिफ को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, ना उसको कोई नॉलेज थी, ठीक है। सो एन ऑफर विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफरी और द प्रॉमिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उसने बोला जब तक है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तो एक्सेप्ट कैसे होगा? एंड नो सच पॉसिबिलिटी फॉर द प्लेंटिफ टू एक्सेप्ट द ऑफर विदाउट इवन नोइंग इट। उसने भी बोल दिया कि जब उसको ऑफर ही नहीं पता तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे करेगा? जब जानकारी ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया सेक्शन 2A और 2B के हिसाब से। 2A प्रपोजल की डेफिनेशन कहता है, 2B कहता है प्रॉमिस को। डिफेंडेंट ने बोला द प्लेंटिफ वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर। प्लेंटिफ को तो पता ही नहीं था कि कोई रिवॉर्ड भी अनाउंस हुआ है। एंड द प्लेंटिफ वॉज मेयरली डूइंग हिज ड्यूटी, क्योंकि वो उसका सर्वेंट था, उसने बोला जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढो, तो वो मेरी ड्यूटी कर रहा था। As per 2H of the Indian Contract Act, there was no acceptance, there was no agreement there that can be enforceable by law. ना तो कोई एक्सेप्टेंस आई थी, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो उस एग्रीमेंट को आप लॉ से इन्फोर्स कैसे करा लोगे? एक्सेप्टेंस तो आई ही नहीं थी। So according to defendant, the plaintiff was not entitled to get the reward and hence he couldn't claim it. उसने बोला कि प्लेंटिफ को रिवॉर्ड का हक नहीं है तो हम उसे नहीं देंगे। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरीके के थे। प्लेंटिफ कह रहा है मेरा पैसा दो क्योंकि मैंने अपना परफॉर्मेंस करी है। डिफेंडेंट कह रहा है जब उसे ऑफर ही नहीं पता था, उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, तो पैसा किस बात का? ठीक है, अब देखते हैं लॉ क्या कहता है। देखो लॉ के हिसाब से इन द प्रेजेंट केस इट इज़ डिराइव दैट इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपको ऑफ़र की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। दो चीज़ें ज़रूरी है, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। बट अ पर्सन टू whom the offer is made must accept the proposal. Communication regarding the offer is also important as per section 4. उसने बोला, लॉ ने बोला कि ऑफर इज मेड, ऑफर जो आपने दिया है, जिस पर्सन को दिया है उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब तक वो ये नहीं कम्युनिकेट करेगा सामने वाली पार्टी को कि हाँ मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज़ें हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अग्रीमेंट बोथ नॉलेज एंड एसेंट मस्ट बी प्रेजेंट। आपको ऑफर के बारे में पता भी होना चाहिए और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और यहाँ दोनों ही नहीं थी, ना तो उसे ऑफर की नॉलेज थी ना उसने एक्सेप्ट किया था। As the plaintiff had no knowledge and hadn't given any approval or acceptance the proposal, there didn't exist a valid contract. तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। As per law ना ऑफर था, ना ऑफर की नॉलेज थी ना एक्सेप्टेंस था, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो इशू के आंसर मिल रहे हैं आपको। पहला, रिवॉर्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उस पर आ रही हूँ। दूसरा था, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड थी? तो नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। एट द टाइम ऑफ सर्चिंग द बॉय, जो प्लांटिव था वो सिर्फ अपनी सर्वेंट की ड्यूटी कर रहा था।
इसलिए उसे रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो आपको तीनों इशू जो रेस हुए थे उसके आंसर मिले। अब जजमेंट क्या आई? जजमेंट आई द अपील ऑफ द पेटिशनर जो थी ना, पेटिशनर ने जो भी अपील करी थी, यानी कि किसने करी थी? शुक्ला ने, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्ट्स, केस के सारे फैक्ट को समझते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या बोला? फॉर क्रिएटिंग और एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज़ टू बी नॉलेज एंड एसेंट मेड बाय द प्रपोजर। ठीक है, जब भी कोई आपको कंट्रैक्ट बनाना है वैलिड, तो पहला नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस दोगे। तो यहाँ पे दोनों ही मिसिंग थी। हेयर द प्लांटिफ डिडंट नो द रिवॉर्ड, उस रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था एक्ट को परफॉर्म करने से पहले। ही केम टू नो अबाउट इट लेटर, इन विच केस देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर। तो यहाँ पे ऑफर ही नहीं एक्सेप्ट हो सकता, क्योंकि जब वो ऑफर के लिए, रिवॉर्ड के लिए एक्ट को कर रहा था, जब वो बच्चे को ढूंढ रहा था, उस टाइम उसे रिवॉर्ड की जानकारी नहीं थी, उसे पता चला बाद में। तो बाद में कोई मतलब ही नहीं बनता कि ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। हेंस देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द ललमन शुक्ला प्लांटिफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट और क्लेम द रिवॉर्ड। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोला कि उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। द जज reiterated that the plaintiff was fulfilling his obligation as a servant of tracing the boy, which was a part of his duty. Therefore, the plaintiff's suit against the defendant was completely dismissed by the court. जज ने बोला कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था सर्वेंट के करके, क्योंकि वो उसके सर्वेंट था। उसने बोला बच्चे को ढूंढो, वो बच्चे को ढूंढने गया, तो उससे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जजमेंट क्या आई कि उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑफ़र की नॉलेज थी, ना एक्सेप्टेंस थी, ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। जो भी उसने बच्चे को ढूंढा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है, वो उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद नहीं किया है, तो यहाँ पे उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आपको केस समझ में आया? केस था क्या? केस के तीनों इशू थे, पहला रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर है नहीं मिलेगा। दूसरा इशू था क्या एक्सेप्टेंस यहाँ पे वैलिड थी? तो नहीं थी। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों पार्टीज़ के बीच में? नहीं हुआ। तो आपको समझ में आया कि अगर एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर इज वैलिड और नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। केस लो क्या हुआ? ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछता है कि क्या एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर वैलिड है, या कॉन्स्टिट्यूट, या बोला कि डिस्क्राइब द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठेगा, आप केस लो मेंशन करोगे ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कहाँ फाइल हुआ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुआ था। और इसका जो डिसीज़न आया था वो डिफेंडेंट के फेवर में आया था, शुक्ला के फेवर में। शुक्ला जो थे प्लांटिफ, उनके फेवर में नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन विद केस लो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मैं इसी तरीके से अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है। बीकॉम का बच्चा हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबका है, बीकॉम का है, फाउंडेशन लेवल ले लो, आप सीए में ले लो, सीएस में ले लो, सीएम में ले लो, एलएलबी ले लो, हर जगह आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ही है। तो सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।